अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ई केमिस्ट्री। होपफुली आप सबके पीपीएस एग्जामिनेशन से सिलसिले में जो तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी जा रही होगी। मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपके पास, चूँकि टाइम हमारे पास महदूद है, तो मैं थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स, फैक्ट्स और फार्मूलाज को इकट्ठा आपके सामने पेश करूँगा। पूरा चैप्टर इन वन वीडियो कोशिश करेंगे ख़त्म करें। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जहाँ से न्यूमेरिकल्स वगैरह या जहाँ से एमसीक्यूज़ वगैरह पूछे जा सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स हीट और बाकी फॉर्म ऑफ एनर्जीज का आपस में ताल्लुक, या कोई केमिकल रिएक्शन या कोई केमिकल प्रोसेस होता है तो उसमें जो हीट चेंज होती है उसको स्टडी करते हैं। 3 लॉज हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। इनको हम आगे चल के भी एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। फिर अगर नेक्स्ट देखें, हमारे पास सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी। इंपॉर्टेंट टर्म्स में देखें सिस्टम, आप एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन इस सिस्टम, सराउंडिंग। सिस्टम के अलावा यूनिवर्स का हर हिस्सा जो है आपका सराउंडिंग होता है। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज़ सेपरेट करती है उसे बाउंड्री कहते हैं। वो रियल इमेजिनरी दोनों हो सकती हैं। टाइप ऑफ सिस्टम की बात करें, 3 तरह के सिस्टम हैं आपके पास। ओपन सिस्टम, जिसमें सिस्टम सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मास दोनों एक्सचेंज कर सकता है। क्लोज सिस्टम, जिसमें सिस्टम सराउंडिंग के साथ एनर्जी को तो एक्सचेंज कर सकता है लेकिन मास को एक्सचेंज नहीं कर सकता। एंड आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें सिस्टम सराउंडिंग के साथ ना एनर्जी को ना ही मास को एक्सचेंज कर सकता है। नेक्स्ट अगर देखें प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिस्टम के अंदर जितना मैटर है उसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। लाइक उस सिस्टम का मास, वॉल्यूम, एनर्जी, एग्जांपल्स नीचे लिखी हुई हैं। एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी, ये सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी सिस्टम के अंदर जितना मैटर होगा उस हिसाब से, सिस्टम के अंदर मैटर थोड़ा है उसकी एनर्जी भी थोड़ी होगी, इंटरनल एनर्जी कम होगी। हीट कंटेंट, सिस्टम का टेम्परेचर लो है तो हीट कंटेंट भी, पार्टिकल्स कम है, तो ये सारी चीज़ें यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती हैं। इनको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और जो नहीं करती उनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, लाइक विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर। चूँकि ये चीज़ें जो हैं, आप देखें लाइक आप विस्कोसिटी को देख लें, शहद आप 1 चम्मच लें या पूरी बोतल ले लें, उनकी विस्कोसिटी सेम ही रहेगी। तो वो इट डजंट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो ये 2 तरह के प्रॉपर्टीज़ आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्टेट फंक्शन, स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट फंक्शन है। तो पहले अगर बात करें स्टेट ऑफ द सिस्टम की, तो स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है? हालत होती है, कंडीशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम, जिसमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनकी कोई ना कोई खास डेफिनेट वैल्यू होती है सिस्टम की, जो उसको हम स्टेट कहते हैं। फिर अगर हम बात करें स्टेट फंक्शन की, तो स्टेट फंक्शन जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जिनकी कोई खास वैल्यू ऊपर हमने बात की है, तो जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जिनकी कोई इनिशियल या फाइनल स्टेट हो, फाइनल वैल्यू हो, उन्हें स्टेट फंक्शन कहते हैं। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सब इन। आगे थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हैं आपके पास। ये कितने तरह के हैं? 4 तरह के थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हैं। इनसे रिलेटेड एक पास पेपर में 1-2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, 2015 के पेपर्स में मेरी नज़र से ये गुजरे। आइसोथर्मल वो प्रोसेस होता है जिसमें जो टेम्परेचर होता है वो चेंज नहीं होता। जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो एनर्जी भी चेंज नहीं होती। चेंज इन एनर्जी भी ज़ीरो है, चेंज इन टेम्परेचर भी ज़ीरो है। आइसोकोरिक प्रोसेस वो होते हैं जहाँ चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होता है। आइसोबारिक प्रोसेसेस वो होते हैं जहाँ चेंज इन प्रेशर ज़ीरो होता है। एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस वो होते हैं जहाँ हीट ना सिस्टम में एंटर होती है और ना ही सिस्टम को छोड़ के जाती है। समेशन सिग्मा क्यू इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 4 तरह के हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हैं। इनको डिटेल में आप बुक से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे पास 3 तरह के प्रोसेसेस मज़ीद हैं, जैसे लाइक देखें साइक्लिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होने के बाद वापस ओरिजिनल स्टेट में सिस्टम आ जाता है। तो इस सिस्टम की ओवरऑल जो एनर्जी चेंज है या एंथैल्पी चेंज है वो 0 होती है। ठीक है, फिर अगर देखें रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स जो होते हैं वो मतलब रिएक्शन रिवर्स और फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरफ चल सकता है। और इरिवर्सिबल जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है, और जितने नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो दैट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी।
कि जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करने यानी सिस्टम को एनर्जी देने और या सिस्टम से एनर्जी लेने के तरीक़ाकार वो आपके पास दो हैं, एक हीट है और दूसरा वर्क है। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताता हूँ। हीट क्या है, ये फ़्लो करती है एनर्जी जब सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान क्या होता है, टेम्परेचर का फ़र्क होता है। लाइक बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, अंदर सिस्टम का टेम्परेचर कम है, तो हीट बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करेगी। हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। एंड अगर देखें इट इज़ अ रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ अ पाथ डिपेंडेंट पैरामीटर। ठीक हो गया, इसके बारे में ये है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज़ हमारे पास जो इसके यूनिट्स हैं एनर्जी के, ये जाउल्स में या कैलोरीज़ में इसको किया जाता है। जाउल और कैलोरी को कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, वर्क नेक्स्ट जो सेकंड मेथड है सिस्टम को एनर्जी देने या लेने का, केमिस्ट्री के अंदर जो वर्क होता है वो मोस्टली प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। ठीक है, और प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, इसमें अगर आप देखें हमारे पास आयोपेक कन्वेंशंस हैं अबाउट वर्क और हीट के बारे में, जो कि कब जो है वो हीट पॉजिटिव होगी। ऑब्वियसली जब सिस्टम को देंगे तो वो पॉजिटिव होगी, जब सिस्टम से लेंगे सिस्टम रिलीज़ करेगी, एक्सोथर्मिक नेगेटिव होगी। सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाएगा तो पॉजिटिव होगा और सिस्टम खुद वर्क करेगा तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ साइन है, इनको आपने याद रखना है। एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क ये होता है, लेकिन आप देखें थोड़ा सा ये किस वर्क के लिए है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर रिवर्सिबल एक्सपेंशन हुई तो आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट होगा। नॉर्मली एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, पी डेल्टा वी माइनस पी डेल्टा वी इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। लेकिन अगर रिवर्सिबल एक्सपेंशन होती है आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर तो आपके पास वर्क का फार्मूला ये होगा। वर्क के जो यूनिट होते हैं इन CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड जो यूनिट है उसके अंदर अर्ज होते हैं, और जो जाउल होंगे ऐसा यूनिट के अंदर जाउल होता है किलोमीटर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और जो अर्ज होता है वो 1 जूल 10⁻⁻7 अर्ज के इक्वल होता है। ठीक है, ये कन्वर्जेंस थोड़ी सी। अच्छा, फिर नेक्स्ट अगर देखते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के टॉपिक FSC पार्ट 1 में भी आपको मिल जाएगा। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एसोसिएटेड विद द सिस्टम अंडर गिवन कंडीशन जो होती है उसकी इंटरनल एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी को मैयर नहीं किया जा सकता। एग्जैक्ट वैल्यू जो है एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, इसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और स्टेट फंक्शन भी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने लास्ट आपको बताया था, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, और ये एक स्टेट फंक्शन भी है। ठीक है, यानी इसकी कोई इनिशियल या फाइनल वैल्यू E1 E2 होता है। ठीक है, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपने इसमें भी याद रखना है। जो नीचे फार्मूला भी लिखा हुआ है डेल्टा E इक्वल E2 माइनस E1, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपने याद रखना है। इंटरनल एनर्जी का, एनर्जी जो होती है सिस्टम की, आइडियल गैस की जो एनर्जी है 1 मोल आइडियल गैस की, E बराबर है 3/2 RT। ठीक है, ये केमिकल फार्मूला आपने याद रखना। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी जो चेंज एनर्जी है वो माइनस होगी, एंडोथर्मिक के लिए प्लस होगी। और जो डेल्टा E है, डेल्टा E इज इक्वल टू QV। आपके पास FSC पार्ट 1 चैप्टर 7 साथ ओपन करके सामने रखें। डेल्टा E इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ओपन कर लें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के नीचे ये डेरिवेशन है, डेल्टा E इज इक्वल टू QV, यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। ठीक है, अब इसको रीड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आ गया है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और इसके साथ एक्सप्रेशन जो दिया गया है वो देखिए हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज़ कंजर्व ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज। और मैथमेटिकली जो इसको लिखा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। अब हमने पीछे पढ़ा है कि एनर्जी लेने और देने के दो ही तरीके हैं कि या तो Q या W, यानी जो एनर्जी चेंज होगी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी या तो वो हीट में जाएगी या वर्क में होगी। ठीक है, तो दो ही तरीका कार है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी है। इसी को जब हम यहाँ पे ये देखें, ये एक्सप्रेशन मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, ये जो डेल्टा V है यहाँ पे, ये डेल्टा V को कांस्टेंट 0 कर दें तो आपके पास डेल्टा E किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा E विल बी इक्वल टू Q। तो इसीलिए कहा गया था, पीछे मैंने उसको सर्कल भी किया था कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा E इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। एंथैल्पी करें, टोटल हीट कंटेंट होता है। नेक्स्ट एंथैल्पी जो है हमारे पास दैट इज़ द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, N इज इक्वल टू एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड
वॉल्यूम, ठीक है। तो ये है हमारा, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है। इसको भी एग्जैक्ट वैल्यू, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं फाइंड आउट की जा सकती, इस तरह ई की नहीं की जा सकती। हाँ, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी को फाइंड आउट किया जा सकता है डेल्टा एच को, H2 - H1। और यहाँ पे एंथैल्पी जो है एक मोल गैस की वो 5/2 RT होता है। पीछे आपने पढ़ा था जो इंटरनल एनर्जी है वो 3/2 RT होता है, जो एंथैल्पी है एक मोल ऑफ आइडियल गैस की वो 5/2 RT होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये किसी तरह भी पूछा जा सकता है। फिर वही एंडोथर्मी, एक्सोथर्मी। और लेकिन यहाँ पे पीछे आपको पता है मैंने कहा कि QV डेल्टा, आप FSC पार्ट 1 की बुक की ओपन रखें साथ, तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स के आगे एंथैल्पी है, एंथैल्पी का एंड देखें, डेल्टा H = QP आएगा आपके पास, डेल्टा H = QP एट कांस्टेंट प्रेशर। जो कांस्टेंट प्रेशर हीट अगर आप सिस्टम को देंगे वो उसकी इंटरनल एंथैल्पी को चेंज करेगा, उसकी क्या करेगा, एंथैल्पी चेंज होगी सारी की सारी एट कांस्टेंट प्रेशर। जो भी हीट एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी वो उसकी एंथैल्पी चेंज होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, आपके पास दो रिलेशनशिप गिवन है। एक तो पी डेल्टा वी के साथ है, तो पी डेल्टा वी की जगह आपको पता है पी वी = NRT भी होता है, तो इसकी जगह डेल्टा पी डेल्टा वी की जगह आप नीचे डेल्टा NRT भी लिख सकते हैं। दोनों एक्सप्रेशन एक जैसे ही हैं, ठीक है। डेल्टा n नंबर ऑफ मोल्स हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट आपके पास क्या है, एंथैल्पी और हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच, वो ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं। इसमें ये नीचे ये किर्चॉफ रूल दिया गया है, इसको आप रीड कर सकते हैं पॉज करके और इसको देख लें कि मतलब क्या कहा गया, एनर्जी ऑफ द रिएक्शन वेरीज टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ रूल, ये नीचे फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप देखते हैं क्या है हमारे पास, दैट इज़ वेरियस फॉर्म ऑफ एंथैल्पीज़, वेरियस फॉर्म ऑफ एंथैल्पीज़ ऑफ रिएक्शन। बहुत सारी एंथैल्पीज़ हैं, मस्ट आपको आनी चाहिए। लास्ट टाइम पूछा गया था बॉर्न हाइपर साइकिल में कौन सी एंथैल्पी नहीं होती, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अच्छा, फिर अगर आप देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी एंथैल्पीज़, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन है यानी सोल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑलरेडी चैप्टर 1 में मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ नेक्स्ट अगर देखते हैं क्या आ जाता है हमारे पास, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन टेम्परेचर आपने पढ़ा होगा FSC पार्ट 1 चैप्टर 4 क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी में, ट्रांजिशन टेम्परेचर ये वही है, ठीक है। ट्रांजिशन टेम्परेचर वही है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट अगर हम देखें, अब एक एक करके सारों को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। वैसे FSC पार्ट 1 के अंदर ये मोस्टली गिवन है सारी की सारी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम सबसे पहले बात करते हैं दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बहुत आसान है कि जब एक कोई भी कंपाउंड है अपने एलिमेंट्स से, एक मोल कंपाउंड अपने एलिमेंट से, लाइक सोडियम क्लोराइड को ले लें। सोडियम क्लोराइड को जब आप Na सॉलिड और क्लोरीन गैस स्टैंडर्ड स्टेट में, इन दोनों को मिला के जब आप NaCl बनाएंगे तो जो हीट रिलीज़ होगी वो आपकी क्या होगी, सोडियम सॉलिड होना चाहिए, और क्लोरीन गैसियस स्टेट में जो नॉर्मल इनकी एलिमेंटल स्टेट्स होती हैं, जो नॉर्मल स्टेट्स होती हैं, उन्हीं में अगर आप इनको ले के रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ जो हीट रिलीज़ होगी उसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको और एलेबोरेट करता चला जाऊँ कि अगर मैं क्लोरीन को आयन की फॉर्म में लेता हूँ, लाइक Cl नेगेटिव लेता हूँ मैं इसको, ये Cl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इन दोनों आयंस को मिला के अगर NaCl बनाता हूँ, अब भी NaCl बना है लेकिन अपने एलिमेंट से नहीं बना, ये आयन से बना है। जब आयन से मिलके एक कंपाउंड बनता है तो तब जो हीट रिलीज होती है उसे लेटिस एनर्जी कहते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड लेटिस एनर्जी। ये मस्ट आपने माइंड में रखना है। बल्कि बॉर्न हैबर साइकिल की बेस ही ये है। बॉर्न हैबर साइकिल आपको समझ ही नहीं आ सकता जब तक आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ लेटिस में फ़र्क ही ना पता हो, ठीक है। तो बॉर्न हैबर साइकिल तभी आपको समझ आता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जब भी किसी चीज़ का एक मोल हम बर्न करेंगे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो हीट रिलीज होगी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल या फूड।
डेल्टा एच कंबशन डिवाइडेड बाय ग्राम मालिकुलर मास, जो उसका ग्राम मालिकुलर मास होगा उसको GMM से डिवाइड कर दें तो आपके पास कैलोरीफिक वैल्यू आ जाती है। इससे कंबशन की एक एप्लीकेशन है। एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन है, सोल्यूशन की एंथैल्पी जो होती है अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व ऑफ एब्जॉर्ब व्हेन a compound is dissolved in so much of solvent that further dilution result no heat change। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आपको FSC पार्ट 1 के अंदर चैप्टर 7 के अंदर भी मिल जाएगी और चैप्टर 9 के अंदर भी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें हाइड्रेशन, ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ पिछले चैप्टर में। इसके लिए आप FSC पार्ट 2 के चैप्टर 1 का हाइड्रेशन एनर्जी मैं इसका फैक्टर भी बता चुका हूँ, चार्ज हाइड्रेशन एनर्जी का। नेक्स्ट फ्यूजन का मतलब है कि सॉलिड का लिक्विड में आना, मेल्टिंग। तो इसमें आप देखें हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कम्प्लीटली लिक्विड। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट पे उबलते हुए पानी का 1 मोल वेपर्स में लेके जाने के लिए जितनी हीट देंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट अगर देखें एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, ये याद रखना बड़ा आसान है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है जब 1 मोल हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और 1 मोल हाइड्रोक्सिल आयन फ्रॉम बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, वाटर बनाते हैं, जो हीट रिलीज होती है उसे आप एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और कोई स्ट्रॉन्ग बेस हो फिक्स है 57.1 किलो जूल पर मोल। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, HCl है, H2SO4 है, NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू फिक्स है, दैट इज़ 57.1 किलो जूल पर मोल। हाँ, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है या फिर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये वैल्यू 57.1 से ऊपर नहीं जाएगी, नीचे ही होगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू जो है दिस वैल्यू विल बी लेस देन, इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, वहाँ पे नहीं रुकेगी। ये तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो 57.1 है, अगर ऊपर नीचे एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक है तो ये ऊपर नहीं जाएगी बल्कि नीचे ही जाएगी। इसकी रीज़न भी साथ लिखिए, आप रीड कर सकते हैं पॉज करके। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, वेरी गुड। इथीन के अंदर जब H2 ऐड करते हैं एक डबल बॉन्ड के अंदर तो इथेन बनता है, इसे हाइड्रोजनेशन कहते हैं निकल के प्रेजेंस में। ये भी आपके FSC पार्ट 2 हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 120 किलो जूल पर मोल लिखी है। जब भी एक डबल बॉन्ड एक मोल जो डबल बॉन्ड है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। माइनस का साइन मैंने लगा दिया, इतनी एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि अल्कीन जो है वो रिएक्टिव होता है और अल्केन स्टेबल होता है, तो हाई से लो पे आएंगे, एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट अगर बात करें एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है, इसको आप देख सकते हैं। ये आपके पास जब भी एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में चेंज होती है, ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, या 2 एलोट्रोपिक फॉर्म जो होती हैं आपस में कोएग्जिस्ट करती हैं जिस टेम्परेचर के ऊपर, उसे ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं जाके सल्फ़र की रोम्बिक और मोनोक्लिनिक है। ठीक है, उसकी गिवन है एंथैल्पी जो 2.5 किलो जूल पर मोल ट्रांजिशन।